क्या वोडाफोन आइडिया इस साल के आगे सरवाइव कर पाएगी? ये सवाल शायद वोडाफोन आइडिया के हर शेयर होल्डर के मन में इस वक्त या पिछले 6 महीने 1 साल से उठ रहा है। और ये सवाल उठने के कुछ कारण ऐसे हैं कि पिछले अगर 1 साल या 1.5 साल के पीरियड में अगर आप कोई भी इसके बारे में जो न्यूज़ आइटम छपा है अगर वो देखें, तो इस कंपनी के बड़े बड़े घाटों के बारे में, लॉसेस के बारे में ही ज़्यादा करके लिखा हुआ दिखता है। 4,000 करोड़ 6,000 करोड़ के क्वार्टरली घाटे इस कंपनी में रिपोर्ट हो रहे हैं और उस वजह से इस कंपनी को काफ़ी फाइनेंशियल दिक्कत है। ऐसे यही प्रॉब्लम्स के बारे में सारे न्यूज़ में छपा हुआ है। और ऊपर से ये एजीआर का जो केस है जो अक्टूबर में ये कंपनी और टेलीकॉम इंडस्ट्री के सारे प्लेयर्स हार गए, उसकी वजह से इस कंपनी को एक काफ़ी बड़ा झटका भी लगा है। तो इस झटके की वजह से ऐसे लिखा जाता है कि ये कंपनी आगे इस साल के आगे सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले या इसका आंसर ढूंढने के लिए हमें इस कंपनी का थोड़ा सा हिस्ट्री देखना बहुत ज़रूरी है। कौन से पॉइंट से वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर इन दोनों का मर्जर प्लानिंग शुरू हुआ या उसका कारण बना, ये अगर हम देख ले, ये स्टोरी अगर जान ले, तो हमें इस सवाल का आंसर जो है वो काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। तो आइए आज ये आंसर। वोडाफोन और आइडिया का मर्जर होने का सबसे बड़ा कारण है रिलायंस जियो का लॉन्च, जिसकी शुरुआत हुई अप्रैल 2016 में, जब जियो ने उनका ट्रायल लॉन्च या बीटा लॉन्च किया। उसके कुछ महीनों बाद सितंबर 2016 में उन्होंने अपना कमर्शियल लॉन्च भी कर दिया, जब उन्होंने किसी भी 4G फोन ओनर को अब एक सिम कार्ड इशू करना शुरू किया। और ये सिम कार्ड जो था वो कंप्लीटली फ्री सर्विसेज ऑफर कर रहा था मार्च 2017 तक। तो इस पीरियड में जो भी एयरटेल के यूजर्स थे या वोडाफोन और आइडिया के जो यूजर्स थे, ये सारे जिनके पास भी 4G फोन था, वो लोग लाइन में खड़े हो गए जियो का सिम लेने के लिए। तो इस वजह से एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, इन तीनों कंपनीज में काफी बड़ी भगदड़ मच गई। ये तीन कंपनीज उस वक्त ज्यादातर 3G सर्विस ऑफर कर रहे थे और कुछ ही लिमिटेड शहरों में उन्होंने 4G का नेटवर्क लॉन्च किया था। अब जियो के आने की वजह से उन्होंने अपना 4G कवरेज एक्सपांड करने की जल्द एग्रेसिव कोशिश शुरू कर दी। उस वक्त ध्यान आया कि सिर्फ एयरटेल के पास 4G केपेबल स्पेक्ट्रम था ऑल इंडिया बेसिस पे। उन्होंने कुछ ही महीनों पहले कुछ क्लेवर एक्विजिशंस किए थे, जब उन्होंने एयरसेल का स्पेक्ट्रम खरीद लिया, फिर टेलीनॉर का भी खरीद लिया था, कॉलकम का भी खरीद लिया। तो ऐसे कुछ स्पेक्ट्रम एक्विजिशंस की वजह से उनके पास ऑल इंडिया 4G सर्विस लॉन्च करने की कैपेबिलिटी थी। उस वक्त नेटवर्क रेडी नहीं था, लेकिन कम से कम उनके पास स्पेक्ट्रम था। वोडाफोन और आइडिया, इन दोनों के पास तकरीबन 15 से 17 सर्कल्स के लिए सिर्फ स्पेक्ट्रम अवेलेबल था। ऑल इंडिया बेसिस पे 4G स्पेक्ट्रम नहीं था, लेकिन उन दोनों के पास मिला के पूरे 22 सर्कल्स पे 4G सर्विस लॉन्च करने की ताकत थी, स्पेक्ट्रम था। यही कारण था उनका मर्जर की आइडिया शायद किसी के दिमाग में। वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर का मर्जर का जो प्रपोजल है वो तकरीबन मार्च 2017 में सामने रखा गया और सारे एप्लीकेशंस अप्रूवल्स के लिए वगैरह शुरू हो गए। इस सबको टाइम तो थोड़ा लगना ही था, क्योंकि गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, बैंक्स और अलग अलग स्टेक होल्डर्स से परमिशन आना ज़रूरी था। इन सबको तकरीबन 1-1.5 साल का टाइम लग गया और अगस्त 2018, 31 अगस्त 2018 में ये मर्जर जो है वो फॉर्मली कंप्लीट हो गया, लीगली कंप्लीट हो गया। और 31 अगस्त 2018 के आगे ये दोनों ज्वाइन होके एक कंपनी बन गए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। अभी इन दोनों का टोटल सब्सक्राइबर बेस उस वक्त तकरीबन 430 मिलियन यानी कि 43 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे उनके पास। और ये काफी अच्छे मार्जिन से एयरटेल के आगे नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच गए। इसके पहले, मर्जर से पहले, एयरटेल नंबर 1 था, वोडाफोन नंबर 2 था और आइडिया नंबर 3 ऑपरेटर था। लेकिन इस मर्जर के बाद वोडाफोन आइडिया जो है वो नंबर 1 पे पहुंच गया और काफी अच्छी मार्जिन से। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि तकरीबन 20 से 25% जो थे इनके यूजर्स थे, उनके पास दोनों
ऑपरेटर्स के सिम कार्ड थे, यानी कि एक ही आदमी वोडाफोन का भी सब कस्टमर था और आइडिया का भी कस्टमर था। तो ये तो होना ही था कि ये जो 20-25% जो यूजर बेस था वो इन दोनों में से कम एक सिम कार्ड तो यूज करना बंद करने ही वाला था। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि ये यूजर बेस उसमें से कम हो जाएगा। तो यानी कि तकरीबन 100 मिलियन या 10 करोड़ जो यूजर्स है वो आने वाले कुछ महीनों में कम हो जाएंगे, ये एक्सपेक्टेड था उस वक्त। फिर नेटवर्क इंटीग्रेशन की प्लानिंग शुरू हुई, उसके 2-3 महीने गए और फिर नवंबर 2018 में एक्चुअली नेटवर्क इंटीग्रेशन और अपग्रेडेशन का काम उनका शुरू हुआ। वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर का मर्जर प्लान होने के पीछे कुछ 2-3 कारण थे, सिर्फ एक कारण नहीं था। एक रीजन हमने देखा थोड़ी देर पहले कि स्पेक्ट्रम, उन दोनों के पास इंडिविजुअली ऑल इंडिया बेसिस पे स्पेक्ट्रम नहीं था 4G सर्विस के लिए, लेकिन कंबाइन करके उन दोनों के पास अच्छा खासा स्पेक्ट्रम रिसोर्स पूल था ऑल ओवर इंडिया 4G सर्विस लॉन्च करने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा कारण था, लेकिन दूसरा कारण भी कोई छोटा नहीं था। उन दोनों का सब्सक्राइबर बेस घट रहा था या उनका यूजर बेस जो है वो जियो की तरफ जा रहा था। एयरटेल भी एग्रेसिवली 4G सर्विस मार्केट कर रहा था और इनके पास 4G केपेबल फुल ऑल इंडिया स्पेक्ट्रम या सर्विस ना होने की वजह से इनका यूजर बेस मार खा रहा था। तो इस ऐसे सिचुएशन में उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर जा रहा था और रेवेन्यू ड्रॉप हो रहा था। तो उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करने के लिए भी ये एक मर्जर का अच्छा ऑप्शन उनके पास अवेलेबल था। वोडाफोन और आइडिया इन दोनों ऑपरेटर्स का इंडिविजुअली अलग अलग ऑपरेटिंग कॉस्ट करने की बजाय अगर वो इंटीग्रेट कर दे, मर्ज कर दे, तो उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी शायद आधा ना सही लेकिन तकरीबन 30-40% तो डेफिनेटली ड्रॉप हो सकता था। उसकी वजह से वो ज्यादा कॉम्पिटिटिवली मार्केट में उतर सकते थे और दोनों जियो और एयरटेल दोनों को अच्छी तरह से फेस कर सकते थे। इस प्लानिंग की वजह से या इस आइडिया की वजह से इनका मर्जर आगे गया। अभी जब ये मर्जर प्रपोजल डिस्कस हुआ तब उनके मन में था कि 48 मंथ्स यानी कि 4 साल के पीरियड में पूरा नेटवर्क, वो दोनों ऑपरेटर्स का जो नेटवर्क है वो इंटीग्रेट करे, यानी कि जहां पे भी डुप्लीकेट नेटवर्क्स थे, यानी कि एक ही टावर पे दोनों कंपनीज के जहां पे भी इक्विपमेंट था वो दोनों में से सिर्फ एक ही कंपनी का वो लोग रखेंगे और उसमें ज्यादा स्पेक्ट्रम रिसोर्स वो लोग लगा देंगे। तो उस वजह से उनका काफी ऑपरेटिंग कॉस्ट में सेविंग हो सकता था और ऐसे ऑल इंडिया बेसिस पे उनके तकरीबन 74,000 टावर्स थे ऐसे जहां पे दोनों भी कंपनीज के इक्विपमेंट लगे हुए थे। तो ये 74,000 टावर्स पे से उनको डुप्लीकेट इक्विपमेंट निकालना था और जो जहां पे वो लोग 2 ऑपरेटर्स का भाड़ा दे रहे थे वहां पे वो सिर्फ एक ऑपरेटर का भाड़ा देना चाहते थे आगे। टोटल 1.7 लाख टावर्स थे जहां पे उनका इक्विपमेंट चल रहा था, उसमें से 74,000 काफी बड़ा नंबर था जहां पे डुप्लीकेट इक्विपमेंट था। ये काम दिसंबर 2019 तक, ऐसा उन्होंने रिपोर्ट में दिया है कि 74,000 टावर्स में से 58,000 टावर्स में ऑलरेडी नेटवर्क इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यानी कि यहाँ जहां पे भी डुप्लीकेट टेनेंसीज थे या डुप्लीकेट इक्विपमेंट था वहां पे अभी सिर्फ एक ही कॉमन इक्विपमेंट और एक ही कॉमन टेनेंसी चल रही है। इसकी वजह से काफी सब्सटैंशियल उनको कॉस्ट सेविंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है ऑपरेटिंग कॉस्ट लेवल पे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इंटीग्रेशन का जो काम है वो ओरिजिनली जो 48 मंथ्स कहा गया था या 4 साल कहा गया था उससे तकरीबन 2 साल पहले ही खत्म होने वाला है, यानी कि जून 2020 तक ये काम तकरीबन पूरा हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है वोडाफोन आइडिया कंपनी के लिए भी और उनके शेयर होल्डर्स और यूजर्स के लिए भी। वोडाफोन आइडिया ने काफी एग्रेसिवली उनका 4G कवरेज एक्सपांड किया है। नवंबर 2018 में एक्चुअली मर्जर का काम या नेटवर्क इंटीग्रेशन का काम शुरू हुआ और दिसंबर 2019 तक यानी कि सिर्फ 13 या 14 महीनों में इस कंपनी ने 4G कवरेज जो है वो 1.65 लाख टावर्स तक एक्सपांड कर लिया है। उनके टोटल टावर्स जो है नेटवर्क में वो है 1.85 लाख टावर्स। इसमें से ऑलमोस्ट 90% टावर्स में ऑलरेडी उनका 4G इक्विपमेंट लग चुका है और काफी वाइड कवरेज वो लोग ऑफर कर रहे हैं। अभी कंबाइंड स्पेक्ट्रम रिसोर्सेज की हमने थोड़ी देर पहले बात की थी।
ये अगर मैं लिस्ट देखें उनके स्पेक्ट्रम रिसोर्सेज की, तो देखा जाता है कि जियो और एयरटेल इन दोनों के मुकाबले वोडाफोन आइडिया के पास काफी बड़ा स्पेक्ट्रम पूल है। और इस स्पेक्ट्रम रिसोर्स की वजह से उनके पास एक काफी बड़ा कैपेसिटी एडवांटेज भी है। अभी फिलहाल वो लोग पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम कैपेसिटी सब जगह पे यूज नहीं कर रहे, सिर्फ कुछ हाईली डेंस एरियाज में जहाँ पे सबसे बड़ा यूसेज होता है वहां पे सिर्फ वो पूरा स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत से एरियाज में अभी तो वो कैपेसिटी एक्सपांड और भी कर सकते हैं। तो अब जब भी ये यूज करेंगे तब इनके पास काफी बड़ा कैपेसिटी एडवांटेज हो जाएगा जियो और एयरटेल दोनों के मुकाबले। और उसकी वजह से ये ज्यादा एग्रेसिवली अपने सर्विसेज मार्केट कर सकते हैं और हो सकता है कि बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस भी ऑफर कर सके। पिछले एक साल में जब इनका काम चालू था नेटवर्क का, तब ये देखा गया कि उन्होंने मार्केटिंग जो है काफी कम किया है। उन्होंने ज्यादा एग्रेसिवली टीवी पे या इंटरनेट पे उन्होंने ज्यादा मार्केटिंग नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि जब ये नेटवर्क का अपग्रेडेशन का काम चलेगा उस वक्त काफी लोग कस्टमर्स को अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइम पे नेटवर्क के इश्यूज कुछ ना कुछ फेस होने ही वाले थे। तो ऐसे वक्त में उन्होंने ज्यादा एग्रेसिवली उनका मार्केटिंग नहीं किया। लेकिन अब जब उनका नेटवर्क का इंटीग्रेशन काम खत्म होने आ रहा है, जून 2020 यानी कि सिर्फ अभी और एक महीने दूर है, तो इस वक्त उनका एग्रेसिव मार्केटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उन्होंने ऑलरेडी काफी सारे सर्कल्स में और तकरीबन सारे सर्कल्स में उन्होंने डबल डेटा ऑफरिंग शुरू किया है, यानी कि एयरटेल या जियो के मुकाबले आज वोडाफोन आइडिया उनके प्लान्स में डबल डेटा ऑफर कर रहा है कई सारे प्लान्स में। और उस वजह से उनके प्लान्स काफी बेटर है कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, और ज्यादा वैल्यू भी ऑफर कर रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ वन टाइम कॉस्ट के बारे में बात की थी। तो जब ये डुप्लीकेट टेनेंसीज जो है उन्होंने जब एग्रीमेंट्स लीज एग्रीमेंट्स इन टावर कंपनी से कैंसिल किए, तो उस वक्त उनको कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ रहा था। तो जो 74,000 टॉवर्स हमने बात की थी कि जहां पे भी डुप्लीकेट टेनेंसीज थे, डुप्लीकेट इक्विपमेंट था, तो वहां से उन्होंने जो टेनेंसीज एक टेनेंसी कम कर दी। एक ही ऑपरेटर की टेनेंसी रखनी थी दोनों में से, तो एक टेनेंसी जब कम की तो उस ऑपरेटर के साथ जो लॉन्ग टर्म उन्होंने लीज एग्रीमेंट किया था वो उनको कैंसिल करना पड़ा। उस कैंसिलेशन की वजह से उनको थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन उनको हर टॉवर के लिए देना पड़ा। और उस वजह से सबसे बड़ा ये लॉस का रीजन है। जो क्वार्टरली लॉस वो लोग पिछले 4-5 क्वार्टर से दिखा रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको ये कॉम्पेंसेशन देना पड़ रहा है। साथ ही साथ कुछ इक्विपमेंट जो है, जो स्पेशली 3G रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट उनको अब कुछ ज्यादा काम आने वाला नहीं है। तो उस इक्विपमेंट का जो बचा हुआ कॉस्ट जो डेप्रिशिएट नहीं किया गया था, वो कॉस्ट उनको राइट ऑफ करना पड़ रहा है। तो इन दो कारणों की वजह से मेनली उनका जो बड़े बड़े लॉसेस के फिगर्स दिख रहे हैं वो इस वजह से है। तो ये जो फिगर्स है वो लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाले। हो सकता है और एक या दो या तीन क्वार्टर्स तक ही रहे, उसके बाद ये सब नहीं आने वाले। और फिर उनका एक्चुअल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो दिखेगा हमें, और हो सकता है बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिखे। पिछले 1-1.5 साल में जब से मर्जर कंप्लीट हुआ तब से वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर बेस कंसिस्टेंटली गिरते जा रहा है। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि वो 430 मिलियन पे था, लेकिन उसमें से तकरीबन 100 मिलियन जो है वो उनका कॉमन सब्सक्राइबर बेस था, और वो तो कम होना एक्सपेक्टेड था। तो वैसे ही हुआ। और वोडाफोन आइडिया का यूजर बेस गिरते गिरते जनवरी तक तकरीबन 30 मिलियन 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ का ये रह गया है। उनका VLR परसेंटेज जो था जब नेटवर्क का काम चालू था, तब VLR परसेंटेज यानी कि एक्चुअली एक्टिव यूजर्स का परसेंटेज है, टोटल यूजर्स में से कितने यूजर्स एक्चुअली नेटवर्क पे एक्टिव रहते हैं, ये परसेंटेज बताता है। तो VLR परसेंटेज का जो फिगर था वो पहले जब इंडिविजुअली वोडाफोन और आइडिया चल रहे थे तब 90% के ऊपर दोनों का था। लेकिन जब ये इंटीग्रेशन का काम चालू था तब वो परसेंटेज गिरते 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 81% के अंदर गया था अक्टूबर 2019 में। लेकिन वहां से फिर से वो रिकवर होते होते जनवरी 2020 तक ऑलरेडी 90% के ऊपर आ गया है। और हो सकता है आगे आने वाले महीनों में वो इम्प्रूव हो या अच्छा कंसिस्टेंसी मेंटेन करे। तो ये एक अच्छी बात है कि एक्टिव यूजर बेस फिर से उनका आ गया है। वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने बहुत ही रिसेंटली काफी कुछ और अच्छे चेंजेस किए हैं।
अभी कुछ ही दिनों पहले ऐसे पढ़ने में आया कि वोडाफोन आइडिया ने जो उनके 22 ऑपरेटिंग सर्कल्स है, उनके अलग अलग 22 टीम्स रखने के बजाय उन्होंने अभी 10 क्लस्टर्स बना दिए हैं। ये क्लस्टर्स उन्होंने ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बनाए हैं, और जो छोटे सर्कल्स थे या जो भी कन्वीनियंटली मर्ज करने लायक सर्कल्स थे, उन दो सर्कल्स को एक क्लस्टर में डाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली सर्कल के साथ उन्होंने राजस्थान सर्कल जोड़ दिया है, फिर पंजाब के साथ उन्होंने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर सर्कल्स जोड़ दिए हैं। तो ऐसे उन्होंने टोटल 10 क्लस्टर्स में सारे 22 सर्कल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसकी वजह से 22 अलग अलग ऑपरेटिंग टीम्स की बजाय अभी 10 ऑपरेटिंग टीम्स रहेंगे, 10 मैनेजर्स रहेंगे जो ये क्लस्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो इस वजह से उनका कॉस्ट एफिशिएंसी काफी इंप्रूव होने वाला है, और मार्केटिंग में भी एग्रेसिवली ज्यादा काम कर सकेंगे। आने वाले महीनों में इसका असर हमें जरूर दिखेगा, रिजल्ट्स पे भी और टॉप लाइन ग्रोथ में भी। और अभी तक हमने जो भी देखा है वो ज्यादा करके वायरलेस सर्विस के ऊपर था, लेकिन अगर हम वायरलेस सर्विस के अलावा उनके पास क्या है वो देखें, तो वोडाफोन आइडिया का वायरलाइन ब्रॉडबैंड का बिजनेस भी है। एक्चुअली वोडाफोन इंडिया का एक सब्सिडियरी था यू ब्रॉडबैंड, जो उन्होंने एक्वायर किया था कुछ साल पहले। तो वो कंपनी भी अभी एग्रेसिवली उनका सर्विस नेटवर्क और कस्टमर बेस बढ़ा रही है। इनफैक्ट रिलायंस जियो को काफी अच्छा टक्कर देने के पोजीशन में भी लग रहा है, क्योंकि 2 महीनों में यानी कि दिसंबर और जनवरी के महीनों के अगर फिगर्स देखें, तो वोडाफोन आइडिया का जो वायरलाइन सब्सक्राइबर बेस है वो वन ऑफ द बेस्ट ग्रोथ रेट दिखा रहा है। इवन भारतीय एयरटेल से भी बेटर ग्रोथ रेट दिखा रहा है। फिलहाल यूजर बेस कम है, ज्यादा नहीं, कुछ तकरीबन 4 लाख यूजर्स है, लेकिन इसमें काफी उम्मीदें हो सकती हैं। इसके अलावा बिजनेस सर्विसेज का जो पोर्टफोलियो है, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और कॉरपोरेट्स के लिए या छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए वगैरह सर्विसेज, वो लोग कस्टमाइज सर्विसेज अभी ऑफर करने का अच्छा एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इन सारे सर्विसेज के लिए भी काफी अच्छा फ्यूचर में स्कोप लग रहा है, हो सकता है। अभी दिसंबर 2019 में हमने देखा कि सारे ऑपरेटर्स ने टैरिफ हाइक कर दिए, यानी कि उनके जो प्लान्स थे, जहां पे भी 84 डेज का प्लान था वहां पे उन्होंने 56 डेज का कर दिया, और जो 84 डेज का प्लान था उसकी प्राइस तकरीबन 50% से बढ़ा दी। तो ये जब जो भी हुआ दिसंबर 2019 में हुआ, तो उसका जो असर है वो मार्च क्वार्टर में थोड़ा दिखा है, और आने वाले क्वार्टर्स में और ज्यादा दिखेगा। तो इस वजह से सारे ऑपरेटर्स का, जियो का भी, एयरटेल का भी और वोडाफोन आइडिया का भी, इन सारे ऑपरेटर्स का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाने वाला है। तो इसका फायदा भी वोडाफोन आइडिया को डेफिनेटली होगा आने वाले क्वार्टर्स में। अब जल्दी से एक नजर डालते हैं एजीआर का जो झटका लगा है कंपनी को, क्या उस झटके को वोडाफोन आइडिया फेस कर सकता है या नहीं, इसके बारे में। तो मैंने कुछ कैलकुलेशंस, रफ कैलकुलेशंस है, अप्रोक्सीमेट फिगर्स है, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि वोडाफोन आइडिया की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी या बुरी है, और ये एजीआर का झटका एब्जॉर्ब कर सकती है या नहीं। तो मैंने कुछ रफ कैलकुलेशंस आपके सामने रखे हैं। अभी फिजिकल ईयर 21, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर अभी शुरू हुआ है मार्च अप्रैल में, तो इस साल कंपनी का जो टोटल इनकम है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तकरीबन 60,000 करोड़ हो। एक्चुअली कोरोना की वजह से हो सकता है थोड़ा सा कम पड़ जाए, लेकिन मेरा ओरिजिनल कैलकुलेशन यही था कि उसका टोटल इनकम 60,000 करोड़ के काफी नजदीक जा सकता है। और उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, अभी इस फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन उनका इंटीग्रेशन का काम खत्म हो जाएगा जून के महीने तक। तो इसके बाद उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी नॉर्मलाइज लेवल पे आ जाएगा, और मेरी उम्मीद है कि उनका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट साल का जो है वो तकरीबन 40,000 करोड़ रहेगा। तो इसमें से बचे 20,000 करोड़ जो है वो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अभी उसमें से तकरीबन 13,000 करोड़ का है वो उनका इंटरेस्ट कॉस्ट है फिलहाल के लेवल्स पे। फिलहाल का जो भी उनका लोन बुक है या लोन का बोझा है सर के ऊपर, उसके ऊपर उनको तकरीबन 13,000 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट भरना पड़ता है। वो हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट्स रिसेंटली गिरे हैं, तो हो सकता है कंपनी का टोटल लोन का इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाए, लेकिन फिलहाल हम 13,000 पकड़ते हैं। तो बचा 7,000 करोड़। ये 7,000 करोड़ का उनके पास बैलेंस कैश फ्लो है।
अभी उसमें से उनको थोड़ा सा कैपेक्स के लिए भी लग सकता है, लेकिन फिलहाल एज्यूम करते कि ये 7,000 करोड़ उनके पास अवेलेबल है। अभी टोटल इनकम जो है वो हर साल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कॉन्जर्वेटिव लेवल पे कम से कम 4% के रेट से बढ़ते जाए। 4% ये नंबर भले ही छोटा हो, लेकिन 60,000 करोड़ के ऊपर जब 4% का कैलकुलेशन होता है तब तकरीबन 2,500 करोड़ का फिगर निकलता है। और ये 2,500 करोड़ का फिगर ये एडिशनल इनकम देगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट में हो सकता है उतनी बड़ी बढ़ोतरी ना हो सकता है ऑपरेटिंग कॉस्ट इंप्रूव होकर थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन इनकम बढ़ने की वजह से उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंप्रूव हो जाएगा। और ये जो बैलेंस कैश फ्लो का फिगर है वो हो सकता है और 1,000 या 1,500 करोड़ से इंप्रूव हो जाए। तो उनके पास फिलहाल इस साल 7,000 करोड़ का बैलेंस कैश फ्लो है, जो हर साल हो सकता है 1,000 या 1,500 करोड़ से बढ़ते जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि वोडाफोन आइडिया के पास एजीआर के पेमेंट करने के लिए एडिशनल लोन लेने की ताकत डेफिनेटली है। एडिशनल उनको हो सकता है तकरीबन 30 से 40,000 करोड़ का लोन लेना पड़े पूरा एजीआर का जो बचा हुआ पेमेंट है, ड्यूज जो है वो पे ऑफ करने के लिए। अभी 30 से 40,000 करोड़ का फिगर मैंने क्यों लिया, क्योंकि कुछ अमाउंट तो उन्होंने ऑलरेडी पे किया है, तकरीबन 7,000 करोड़ तो ऑलरेडी पे किया हुआ है। और बचे हुए अमाउंट के लिए उनके पास कुछ एसेट मोनेटाइजेशन प्लान्स भी है, जैसे उनका जो इंफ्राटेल, भारतीय इंफ्राटेल में उनका स्टेक होने वाला है इंडस टावर्स की वजह से, वो स्टेक वो लोग 5 या 6,000 करोड़ में बेचने के प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ वो लोग उनका फाइबर ऑप्टिक का जो केबल्स का जो बिजनेस है वो भी वो लोग प्राइवेट इक्विटी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब में से कुछ ना कुछ पैसा तो आ ही जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा 30 से 40,000 करोड़ का लोन एडिशनल लेने की जरूरत पड़े। और ये जो लोन है वो डेफिनेटली वो लोग झेल सकते हैं उनके इस बैलेंस कैश फ्लो की वजह से, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हर साल थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होते जाएगा। और जैसे जैसे वो इम्प्रूव होते जाएगा वैसे वैसे उनका लोन का ओवरऑल बोझा जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। और ये मेरे हिसाब से अगले 10 साल का अगर सोचे तो अगले 10 साल में वोडाफोन आइडिया तकरीबन 8 लाख करोड़ 8 लाख 8 लाख करोड़ का धंधा कर सकती है, यानी कि टोटल इनकम जनरेट कर सकती है। 8 लाख करोड़ में से अगर हम कॉन्जर्वेटिवली 30% का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पकड़े तो तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये जो 30-40 हजार करोड़ का जो उनका एडिशनल लोन आएगा वो तो वो डेफिनेटली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता इस रीजन की वजह से वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल पे कोई भी क्वेश्चन मार्क उठना चाहिए। अगर किसी के मन में अभी भी कोई सवाल है इसके ऊपर से तो मेरे हिसाब से वो स्टुपिडिटी है। और ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं होगा जो इतना अच्छा रेवेन्यू कमाने वाला बिजनेस सिर्फ इस एजीआर के ब्लो की वजह से छोड़ के चला जाए।